शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज विश्व जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफिकल मैप के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है साल्ट रेंज। क्या नाम है इसका? साल्ट रेंज। साल्ट रेंज को आप याद रखिए कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये फेमस हैं यहाँ पर नमक की खुदाई को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पर नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो यहाँ से नमक की खुदाई करी जा रही है। नमक से रिलेटेड कहना चाहिए, यहाँ पर खुदाई हो रही। तो ये जो रिवर आप देख रहे हैं JBM रिवर, जो कि पंजाब का मैदान से होकर के गुजर रही है और इसी के पैरेलल में ये इंडस रिवर होकर के जा रही है। तो ये JBM रिवर और इंडस रिवर के बीच में हमको साल्ट रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको यहाँ पर हल्के रेड रंग से दर्शाया गया है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये अपने आप में प्रमुख माना जाता है क्योंकि ये ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है। ब्लॉक पर्वत हम कब कहेंगे? जब चट्टानों में स्थित दरार के कारण बीच का भाग नीचे धंस जाता है और आजू बाजू का हिस्सा ऊपर उठने लगता है, इससे बनता है ब्लॉक पर्वत। बीच में धंसे हुए हिस्से को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल रहते हैं, किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस तरह के पर्वतों के एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि वासजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और साल्ट रेंज पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, बीच का हिस्सा धंस गया है और ऊपर का हिस्सा ऊपर उठ गया है। ठीक है, इसके चलते चलते जो पर्वत का निर्माण हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत काफ़ी कॉमन टाइप का पर्वत होता है जिसको हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमने इस टॉपिक को उठाया था। इसके बाद हम सीधे द हिंदू की तरफ में जाएंगे और यहाँ पर दो प्रमुख एडिटोरियल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो कौन कौन से एडिटोरियल हैं इनको आप देख सकते हैं। पहले नंबर का जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसका इस्तेमाल हम बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन इसके मिसयूज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर का जो एडिटोरियल आप देखने वाले हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पार्टिकुलरली यहाँ जो हम चर्चा करेंगे वो ऐसा है, बहुत सारे विकसित देशों का कंसर्न ऐसा है, हर कोई चाहता है कि हम हमारे देश का जो कार्बन का फुटप्रिंट है ना उसको बाहर भेजते जाएं, एक्सपोर्ट उसको करते जाएं। हर कोई यही चाहता है। जैसे कि एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अमेरिका जैसी कंट्री एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहती है जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, उसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो अमेरिका खुद वो उस चीज़ को अपने देश में नहीं बनाएगा। वो क्या काम करेगा? बाहर से वो चीज़ को खरीदेगा। इससे असर किसके ऊपर पड़ रहा है? जो कंट्री उसको निर्माण कर रही है उस देश के ऊपर, और वहाँ के निवासियों के ऊपर उनके हेल्थ के ऊपर गलत असर उसका पड़ेगा। एक एंगल हमारा ये हो गया है। दूसरा एंगल ये हो गया है कि यूरोपियन यूनियन का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या काम किया था। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी कार्बन उत्सर्जन को कम करें। एग्जाम्पल के तौर पर कोई देश स्टील बना रहा है तो वो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करता है। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कितना कार्बन एमिट आपने करें, ठीक है,
कितना कार्बन का एमिशन हुआ उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, आपके ऊपर आपको टैक्स की छूट दी जाएगी। इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है दूसरे देशों को, खास करके भारत जैसे देश इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। भारत तो बस यही चाहता है कि सब लोग तो विकसित हो चुके हैं, ये जो विकसित देश है अपने आप को बड़ा आगे आगे मान रहे हैं। शुरू में तो इन्होंने अपना पूरा डेवलपमेंट कर लिया, और जब हम जैसे गरीब देशों की बारी आई तो कहते हैं नहीं, आप कोयला मत निकालिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत करिए, तो आखिर हम हमारी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे। ये सब कंसर्न यहाँ पर उठाए जाते हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज डिस्कस करने वाले हैं हम, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कुल मिलाकर के कंप्यूटर के भीतर इंसानों जैसी सोच को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर के मशीन के भीतर में इंसान का दिमाग लगाने की बात करी जाती है। दिमाग लगाने का बात मतलब ये है, ऐसे ऐसे काम हम मशीनों से कर पा रहे हैं जो केवल इंसानों के माध्यम से ही कुछ समय पहले तक संभव हो पाते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप मशीन लर्निंग में करते हैं, जैसे कि डीप लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स किया जाता है। स्पीच के मामले में आप कुछ बोलते हैं और आपका फ़ोन उसको टेक्स्ट में लिखते जाता है। आप टेक्स्ट बोलते हैं, उसको गूगल बोल के सुना देता है। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। विज़न की यदि हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम इमेज रिकॉग्निशन में कर सकते हैं, मशीन विज़न में कर सकते हैं। इसके साथ साथ में लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें, NLP, इसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, और डेटा एक्सट्रैक्शन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभव हो पाया है। एक्सपर्ट सिस्टम, प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, रोबोटिक्स, ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेज़ी के साथ में बढ़ता जा रहा है। हमें जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो ये है, आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन, इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ AI। इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त जो फ़ायदे हो रहे हैं उनका सही इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ में इसके जो बुरे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, गलत इस्तेमाल जो इसका हो सकता है, इससे जो नुकसान होगा, मतलब गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कुल मिलाकर के वो AI ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो कि क्रिएट करता है न्यू डाटा को। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हमको देखने को मिले हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे विश्व भर में। कई जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि जनरेट टेक्स्ट, आप बोल दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई लिखते जाता। इसकी मदद से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं, एंड कोड इन रिस्पॉन्स टू यूज़र्स रिक्वेस्ट इवन मोर, इससे भी कहीं ज़्यादा ये काम कर सकता है। ओपन AIS चैट GPT चैटबोट की यहाँ पर बात करी जाती है, जो कि मिमिक्स करता है इंटेलिजेंस तरीके से बहुत बढ़िया। आज के टाइम में इट हैज़ बिकम साइनोनिमस विद द एबिलिटीज़ ऑफ जनरेटिव AI एट लार्ज, जो कि बताता है कि आज के टाइम में हम बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते जा रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क जहाँ भी बात आएगी, तो जैसे हमारी तंत्रिका तंत्र रहती है जिससे हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ रहता है और वहीं से सारे काम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से भी यहाँ पर थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे कि कुछ जो नए नए एंटीबायोटिक्स निकल रहे हैं, एलॉय निकल रहे हैं, उनकी फाइंडिंग करने के लिए भी हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर क्लेवर इंटरटेनमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पर भी AI का इस्तेमाल हो रहा है।
ठीक है, बहुत सारे बानाल टास्क हैं, बट इट हैज़ कॉट अटेंशन मोस्ट नोटेबली विथ इट्स एबिलिटी टू फाल्सीफाई डाटा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि डाटा जो आपको प्राप्त हो रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पर उठाए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। जैसे आज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनसिक्योरिटिबिलिटी ऑफ इनर वर्किंग ऑफ एआई मॉडल। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल बनाए गए हैं उनकी जो आंतरिक कार्यप्रणाली है उसमें भी थोड़ी सी कहना चाहिए सिक्योरिटी नहीं है। दूसरे नंबर की बात यह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कॉपीराइटेड डाटा आप उठा करके यूज़ कर जा रहे हैं। इसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी एंड प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फाल्सीफाइंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों से इसको मुक्त रखा गया है। कुल मिलाकर के हमको ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जो सबके लिए दरवाजे ओपन कर दे। Even at a point when the computational resources required to run AI model, आज के टाइम में हम देखते हैं कि कंप्यूटेशनल जैसे संसाधन आपको होने चाहिए तब जाकर के आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आज के समय में आप देखते हैं कि मोबाइल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उपयोग हो रहे हैं। एट दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ कदम उठाने चाहिए इसके बारे में बताया जाता है कि इंडिया को प्रोएक्टिव तरीके से लॉन्च करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क प्रोफाइल को। इसके अलावा इंडिया को सेटअप करने की ज़रूरत है सैंडबॉक्स R&D इन्वायरमेंट, ठीक है, ताकि जो हाई रिस्क AI मॉडल्स हैं उनकी टेस्टिंग की जा सके। इसके साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ एक्सपानेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। डिफाइन सेनारियो ऑफ इंटरवेंशन के क्या क्या सेनारियो हो सकते हैं इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। एंड कीप ए वॉचफुल आई। इसके बाद सीधे हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और इसके द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो कार्बन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। 1957 में ट्रिटी ऑफ रोम में सिग्नेचर होते हैं। इसमें बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी इन्होंने क्रिएट किया था इकोनॉमिक कमेटी को। फिर 1973 में डेनमार्क और आयरलैंड एंड यूके ने इसको ज्वाइन कर लिया। फिर 1981 में ग्रीस ने ज्वाइन किया, 86 में स्पेन और पुर्तगाल, 95 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया। 2004 में साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाक रिपब्लिक एंड स्लोवेनिया ने इसको ज्वाइन किया था। 2007 में आप देखते हैं बुल्गारिया एंड रोमानिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, और 2013 में क्रोएशिया यहाँ पर आया ज्वाइन करने के लिए। अभी हाल ही में हम न्यूज़ ये देख रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वो यहाँ से निकल लिया है, कल्टी मार लिया है। CBM, जिसको शॉर्टकट में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। मैं बाहर से सामान मंगा रहा हूँ, उस सामान को बनाने में कोई भी कंपनी ने कितना कार्बन का इस्तेमाल करी है, कितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, इस हिसाब से मैं अपना रुपए पैसा निर्धारित करूँगा। इसको आप बोल सकते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन का जो की क्लाइमेट लॉ है जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं, इससे इंडिया काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। इससे क्या होगा? इससे डर ये है इंडिया का कि हमारे देश में जो अभी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं CBM के माध्यम से। जबकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ये सारी चीज़ आप बाहर भेज रहे हैं। एंड अफेक्ट ओनली 1.8% ऑफ इट्स टोटल एक्सपोर्ट टू द EU के हिसाब से ट्रेड की भागीदारी देखें तो इंडिया की 1.8% है, मतलब उतना ज़्यादा
भागीदारी हमारे देश की नहीं है यहाँ इन देशों के साथ में ट्रेड करने के मामले में। लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दो चीज़ हैं, एक है CBM। देयर इज़ आल्सो टॉक ऑफ चैलेंजिंग द CBM एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चर्चा कुछ दिन से ऐसी चल रही थी कि अभी ये जो CBM का मुद्दा है इसको लेकर के हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं क्या सुनवाई हो रही है। ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका सेटअप रहने वाला है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म का। तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो प्रोडक्शन कर रही हैं कोई भी चीज़ का, वो 75 रुपया में उसका निर्माण कर रही हैं। ठीक है, ये जो CBM रहेगा वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है ऐसे सेक्टर में, जैसे कि स्टील है, एल्युमिनियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट है। इन सब क्षेत्रों को चुना गया है। बाहर प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्ट को लेकर के आप यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं और वहाँ पर बेच रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन कहता है कि हम आपके ऊपर 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज ठोकेंगे। 65 रुपया में आपने चीज़ बना के ला दिए हो, अब वो चीज़ 75 रुपये की हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन में भी इतना ही है और बाहर का जो माल आ रहा है वो भी इतना ही हो जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर मामले को सुलझाने की बात करी जाती है। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम की बात, इसके इतिहास की जब हम बात करते हैं CBM की, तो CBM के पहले एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लेकर के आई थी बहुत सारे देशों की सरकारें। 2005 में यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया था एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज पॉलिसी टूल, जिसको हम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी देखा जाए तो काफ़ी प्रोग्रेस इसमें हो चुकी है। नाउ इन इट्स 4th स्टेज, अभी इसका 4था स्टेज चल रहा है। ETS मार्केट पर आधारित मैकेनिज्म है जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बाय अलाउइंग बॉडीज इमिटिंग GHG टू बाय एंड सेल, यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है देखिए, कहाँ चला गया थोड़ा सा, ये रहा। बाय अलाउइंग बॉडीज इमिटिंग GHG टू बाय एंड सेल दीज इमिशन अमंगेस्ट देमसेल्व्स। उस समय में सिस्टम लेकर के आई सरकारें और कहने लगी कि नहीं, आप कार्बन के उत्सर्जन को कम और ज़्यादा करने का भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर बात करी जा रही है।